तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एक ट्रक रेस्टोरेंट में घुस जाता है जिससे कांग और दादाजी को चोट लग जाती है और वो लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। सीयू कांग को फोन कर रहा था पर वो फोन उठा नहीं रही थी, इसलिए वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि मैं ही गलत था, सब मेरी गलती थी, बस अपना फोन उठा लो और मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फिर जैसे उसे भी एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वो जल्दी से वहां जाता है। तब कांग को देखकर डर जाता है। इसके बाद कांग और दादाजी दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दोनों की हालत ही बहुत खराब थी, लेकिन अब कांग को होश आ गया था। पर अब वो जोसिन एरा में वापस आ गई थी, पर वो ना तो हिल पा रही थी ना ही बोल पा रही थी। और वो तारा यहाँ भी दिखाई देता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि अभी कांग की वाइटल एनर्जी वापस नहीं आई है, पर ये मौत के मुंह से वापस आई है। मतलब इस दुनिया में इसने जहर पिया था, तो वो उसी की बात कर रहे थे, क्योंकि कांग के ऑर्गन्स डैमेज हो गए थे और ये इतने टाइम तक जिंदा रही थी, तो एक चमत्कार ही था, इसलिए उन्हें वेट ही करना होगा और फिलहाल बस कुछ हर्बल मेडिसिन देते रहना होगा। जबकि कांग तो ये सोच रही थी कि क्या मैं सच में वापस आ गई हूँ। तब शमन भी जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने से मना कर रही थी, पर वो उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रही थी। इससे कांग को लग रहा था कि क्या मैं इस बॉडी में ट्रैप हो गई हूँ, जबकि वहाँ सियोल में दादाजी और कांग दोनों कोमा में थे। ब्लीडिंग की वजह से कांग के सिर में स्वेलिंग आ गई थी, पर डॉक्टर का कहना था कि बाकी कोई एक्सटर्नल सीरियस इंजरी नहीं है, तो कुछ टाइम में उन्हें होश भी आ जाएगा। पर चेयरमैन की हालत ज्यादा खराब थी। एक एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो दोनों आंटियां भी भागी भागी हॉस्पिटल आती हैं और जुलन तो सेक्यो पर ही शक करने लगती है कि हमें पता चला कि एक्सीडेंट होते हुए तुम एकदम से वहां पहुंच गए थे, तो तुम्हें वहां का पता कैसे चला? और दिन दहाड़े एक रेस्टोरेंट में गाड़ी घुस गई, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये सब उन्हें सस्पिशियस लग रहा था। मतलब उन्हें इस सब के पीछे सेक्यो पर ही शक हो रहा था कि इतने में ताही भी वहां आती है और सेक्यो को कंफर्ट करने की कोशिश करती है कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, चलो बाहर फ्रेश एयर लेने चलते हैं। पर वो उसका हाथ हटा देता है कि तभी से कांग की दादी का कॉल आता है, इसलिए वो कांग के पास जाता है। अब उन्हें एक्सीडेंट का तो पता नहीं था, बस ऐसे ही कॉल किया था। वो बस सेगी को कांग का साथ देने के लिए थैंक्स करना चाहती थी। सेगी भी कहता है कि आप चिंता मत करना, सब ठीक है, मैं कांग का और आपके रेस्टोरेंट दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। और दादी भी अब रिलैक्स हो गई थी कि उनके मन से कांग की चिंता का बोझ हट गया है। उनकी बातें सुनकर सेगी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि दादी को तो कांग की कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं था और वो उन्हें सच बता भी नहीं सकता था। फिर कांग के पास जाता है, कहता है कि तुम्हारी दादी सही बोलती है, तुम थोड़ी झल्ली हो, अजीब हो, मुंह में जो आए बक देती हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तब ताही उसकी बातें सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। जबकि वहाँ मुंडो भी दादाजी से मिलने आया था और उस टाइम की बातें कर रहा था जब उसकी माँ उसे दादाजी के घर ले जाया करती थी। वो सोचता था कि वो और उसकी माँ भी उनके साथ वहीं रहे। मुंडो ने उनके लिए बहुत कुछ किया था, यहाँ तक कि अपनी किडनी भी दी थी, लेकिन उन्होंने कभी एहसान नहीं माना। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मुंडो ने दादाजी को सेगियो और कांग के बारे में बताया था, तब वो उनके रिलेशन को लेकर गुस्सा नहीं होते, बल्कि इस बात को लेकर होते हैं कि मुंडो सेगियो को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। और वो तो मुंडो को पहले से ही समझ गए थे कि वो किस तरह का इंसान है, लेकिन अपनी बहन की वजह से उन्होंने मुंडो को एक्सेप्ट किया था, इसलिए वो उसके लिए एक बोझ या अपनी बहन का एक कर्ज था जिसे छोड़कर वो चली गई थी। लेकिन वो बस अपने पोते से प्यार करते हैं, इसलिए उस पर गुस्सा करते हैं कि तुम्हारे इसे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई, और बहुत कुछ सुनाते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में मुंडो उनसे कहता है कि मेरी 20 साल की ईमानदारी, उस लॉयल्टी का कर्ज आपको चुकाना होगा। मतलब कि इस एक्सीडेंट के पीछे उसी का हाथ था। इसके बाद मुंडो बायोजोई पर अटैक करता है। बायोजोई के अंदर ही एक एम्प्लॉय अब एक विसल ब्लोअर बन गया था। वही खबर फैला देता है कि डायनेस्टी के प्रोडक्ट में कैंसर पैदा करने वाले सब्सटेंसेस हैं। इससे तो सही की कंपनी मुसीबत में पड़ जाती है, उस पर छापा पड़ जाता है, हर जगह उनकी बदनामी होने लगती है और लोग ऑनलाइन उनके सामान का बॉयकॉट कर रहे थे। जिहान तो टेंशन में आता है कि ये सब अचानक से क्या हो गया। डायनेस्टी के पोस्टर्स प्रोडक्ट मार्केट से हट रहे थे और इस वजह से डायनेस्टी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर काइजरमैन यानी कि मुंडो की इन्वेस्टमेंट कंपनी डायनेस्टी के सबसे बड़े शेयर होल्डर के तौर पर कंट्रोल हाथ में ले लेती है। अब क्योंकि चेयरमैन कोमा में थे, इसलिए बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग होती है जिसमें मुंडो को ही चाइल्ड ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है और फिर वो जिहान और सेगियो की सेक्रेटरी को ही नौकरी से निकाल देता है। वो भी अब समझ गए थे कि मुंडो की शुरू से ही यही प्लानिंग थी, इसलिए तो उसने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। और ये भी कि डायरेक्टर जोंग ही उनका स्पाई था, जो अब तक इनके बीच रहकर उसके लिए काम करता आ रहा था। वहीं मिस होंग और नाम भी कांग से मिलने आए थे, लेकिन वो परेशान थे क्योंकि शो का डायरेक्टर ड्रामा में कांग के शेड्यूल को आगे नहीं बढ़ा रहा था और अगर वो शूटिंग के लिए नहीं आती तो उसे जॉब से निकाल भी दिया जाएगा। तभी जिहायमा आती है, वो भी कांग से मिलने आई थी, कहती है कि वो मेरी ही एजेंसी की एक्टर है, अगर नहीं आती तो लोग बातें बनाते ना। फिर कांग से मिलती है, उसे अब तक होश नहीं आया था, तो कहने लगती है कि मतलब ये शूटिंग नहीं कर पाएगी तो उसे जॉब से निकाल देंगे। एक एक्टर की वजह से शूटिंग तो रुक नहीं सकती ना। ये सुनकर तो नाम को गुस्सा आता है कि तुम्हें ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, ये तुम्हारी कलीग है। तब जिहाय से बता दी है कि वो और सियोरी दोनों बचपन में राइवल चाइल्ड स्टार थी। जिहाय हमेशा उसे हराना चाहती थी और उसका वो हिट शो सबसे ज्यादा उसने ही देखा था। लेकिन सियोरी के एक्सीडेंट के बाद जब 6 महीने के बाद उसे होश आया
तो वो एकदम बदल सी गई थी। वो पुराने वाली सियोरी नहीं रही, जो कैमरे के सामने अपनी एक्टिंग से चमकती थी। इससे तो जिहाद तब एकदम टूट गई थी, क्योंकि उसका कोई राइवल ही नहीं रहा। नाम कहता है कि तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तो वो कहती है कि तुम उसके मैनेजर हो और उसके साइड ही हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। फिर कहती है कि शूटिंग की चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। मैं कह दूंगी कि मेरा एक फोटोशूट है, तो अगर शो की लीड ही शो के पोस्टपोन के लिए कह देगी तो वो क्या ही करेंगे। फिर जाते जाते सियोरी के साथ एक फोटो भी लेती है, अपने फॉलोअर्स को दिखाने के लिए कि उसे अपने कलीग की कितनी चिंता है। अब उसे चिंता तो थी ही, भले ही वो सबके सामने कितनी बुरी क्यों ना बने। फिर जोसिन टाइमलाइन में देखते हैं, कांग ये सोच रही थी कि अभी वो किस जगह पर है, और वो सब कुछ जो हुआ था क्या वो बस एक सपना था। फिर जब वो सोने लगती है तो कोई उसे सियोरी कह के बुलाता है, और वो असल में सियोरी की माँ थी। मतलब कि जो अब तक उसने देखा था, जो जिया था, वो कोई सपना नहीं था। फिर शाम को शमन उसके पास आती है और उसके हाथ पर एक कट लगाती है। बताती है कि जब वो अशुभ तारा अपनी जगह पर आ जाएगा और कांग की जीवन ऊर्जा वापस आ जाएगी, तब कांग हमेशा के लिए अपने असली बॉडी में लौट आएगी। इसके लिए उसे पास्ट के अपने सारे अच्छे और बुरे रिश्ते तोड़ने होंगे। और फिर उसे एक मेडिसिन पिलाती है, जिससे कांग बेहोश हो जाती है। जबकि वहाँ सोल में हम उसी शमन को देखते हैं जो उस दुनिया की थी, लेकिन वो बिल्कुल यही बातें रिपीट कर रही थी जो कि यहाँ वाली शमन ने बोली थी। इससे वो चौंक जाती है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, डर जाती है कि कहीं मेरे अंदर कोई स्पिरिट तो नहीं आ गई थी। फिर ताही को देखते हैं, वो मुंडो से मिलती है, क्योंकि अब वो चेयरमैन बन गया था, तो उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए कहती है। वो उसके बायोजोई शेयर खरीदने के लिए उसके साथ पैसों की डील करती है, और साथ ही उनके रिजॉर्ट के डेवलपमेंट को संभालने का ऑफर भी देती है। वहीं नाम को खबर मिलती है कि शूटिंग पोस्टपोन हो गई है, मतलब जिहाई ने अपना काम कर दिया। तभी वो ये देखकर चौंक जाता है कि सियोरी को होश आ गया है, पर फिर कहने लगता है कि पता है मैं कितना डर गया था, तुम उठ नहीं रही थी। वहाँ पुलिस स्टेशन में डायनेस्टी रिपोर्ट के लिए सेगे से पूछताछ हो रही थी। डिटेक्टिव से कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाता है, जिससे पता चलता है कि उनकी कंपनी के जिस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाना था, उनमें कैंसर के सब्सटेंसेस मिले हैं, और महंगे इंग्रेडिएंट्स को सस्ते में बदल दिया गया है। कि तभी कांग उसे कॉल करके कहती है कि मुझे होश आ गया है, लेकिन तुम हो कहाँ? तुम्हें मेरे पास होना चाहिए ना। वो कहता है कि बस थोड़ा वेट करो, मैं रास्ते में ही हूँ। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन के बीच में था, तो ऐसे कैसे जाएगा। पर डिटेक्टिव के साथ वो एक डील करता है और जल्दी से कांग के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर पहले कहता है कि ऐसे क्यों बैठी हो, तुम बीमार हो ना, लेट जाओ। लेकिन वो कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तो कहता है कि फिर ठीक थी तो एक हफ्ते से उठी क्यों नहीं हो, मुझे परेशान करने में तुम्हें मजा आता है ना। इसलिए मुड़ जाता है कि वो देखे ना, और कहता है कि मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। पर वो उसे रोक लेती है कि अभी बस मेरे साथ रहो। वो भी गुस्सा करता है कि ये अच्छी बात थोड़ी है, मैं पूरे टाइम तक तुम्हारे साथ था, लेकिन एक सेकंड के लिए क्या गया, तुम्हें होश आ गया। तब कांग उसे अपने पास बुलाती है, तो उसे गले लगा लेता है। बताती है कि मैंने भी एक सपना देखा था, लेकिन वो बहुत ही बड़ा था, मैं बहुत डर गई थी कि कहीं मैं वहां फंस न जाऊं। इस बीच देखते हैं कि मुंडो ने सीईओ की आंटियों को भी नहीं छोड़ा था। उसने जूरेन की सब्सिडरी कंपनी का पूरा ऑडिट करने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो जानता था कि उसने अकाउंट में गड़बड़ी की है। और रही बात जूमी की, उसे उसके अफेयर का पता चल गया था। तो ये सब बताने के बाद वो उन्हें वीआईपी इनविटेशन देकर कहता है कि अब तुम्हें चाइल्ड ग्रुप के 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन पर आकर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना होगा, तभी मैं तुम पर भरोसा कर पाऊंगा। मतलब ये है कि अब इन दोनों को तो उसने अपने साथ कर ही लिया है। और वहाँ कांग उस तारे को देख रही थी। दिन में वो शमन उससे मिलने आई थी, तब उसने वही बात बताई थी कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्पिरिट मेरे अंदर आई। उसने मुझे ही मैसेज दिया कि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, वो रेड कॉमेट अपनी जगह वापस जाएगा, जिससे कि तुम्हारी वाइटल एनर्जी वापस आएगी। मैंने पता किया था, वो रेड कॉमेट सचमुच अभी आसमान में ही है, और वो तब से यहाँ है जब से तुम आई हो। उसे यहाँ 3 महीने हो गए। शायद इन दोनों बातों का कोई कनेक्शन जरूर है। इससे कांग समझ आती है कि मतलब वो सब सच था। उसके पास शायद अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तभी सेगी उसके पास आता है, कहता है कि तुम ठंड में यहाँ बाहर क्या कर रही हो। फिर उससे अपना कोट उड़ाता है। तब कांग उसे उस तारे के बारे में बताती है कि ये इल उमन स्टार है। 300 साल पहले जब मैं जिंदा थी, तब भी आसमान में ऐसा ही स्टार दिखाई दिया था। लोग कहते थे कि वो स्टार क्राउन के लिए अशुभ है, उसकी वजह से बीमारी और महामारी आई थी, और उसी ने मेरी किस्मत में विनाश लिखा था। और अब वो फिर से आ गया है। ये सुनकर सेगी कहने लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये दूसरा स्टार होगा, और तुम लोगों की ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। तब कांग अचानक से कहती है कि मुझे भूख लग रही है, टोफू खाने का मन कर रहा है। इसलिए सेगी उसे एक रेस्टोरेंट लेकर जाता है। पर समझ आता है कि कांग को शायद पता चल गया था कि वो पुलिस स्टेशन गया था, क्योंकि कोरिया में अगर कोई पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसे टोफू खिलाना अच्छा माना जाता है, कि उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। तब कांग उसे एक सूप पीने को बोलती है। वो बताता है कि बचपन में मैंने ये बहुत पिया है, माँ इसे हमेशा लेकर आती थी, उन्हें लगता था कि मुझे पसंद है, लेकिन सच तो ये है कि मैं बस पसंद होने का नाटक करता था। लेकिन मुझे उनके साथ में वो लास्ट टाइम पिया हुआ सूप बहुत अच्छा लगा था। मैं वापस उसी जगह पर गया था, लेकिन वो टेस्ट मुझे फिर कभी नहीं मिला। तब कांग कहते हैं कि वो तुम्हें अच्छा लगा था, क्योंकि तब तुम अपनी माँ के साथ थे। लाइफ भी ऐसी ही होती है, बात ये नहीं है कि तुम कहाँ हो, बात ये है कि तुम किसके साथ हो, तो हर चीज़ आसान हो जाती है। वो भी कहता है कि तुम सही हो, तभी मेरे लिए आज सब चीज़ें इतनी आसान लग रही है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। कि उसी टाइम कांग को अपने हाथ पर कुछ महसूस होता है। वो अपना हाथ देखती है, तो एक पल के लिए वो शमन का किया हुआ कट उसे दिखाई देने लगता है, लेकिन फिर अचानक गायब जाता है। इसके बाद सेगी उसे घर छोड़ने जाता है। तब मैनेजर बताता है कि कुछ लोग रोज यहाँ आकर यहाँ की लाइट तोड़कर चले जाते हैं। इससे तो सेगियो आज वहीं कांग के साथ रुकने की जिद करता है, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। वो मना भी करती है, पर आज वो मानने वाला नहीं था। अंदर घुसकर नीचे ले जाता है कि मैं जाने का नहीं,
जो करना है करो। फिर सोते टाइम कांग नीचे सो रही थी, जबकि सेग्यो बेड पर था। पर खिसकते खिसकते नीचे वो उसके पास ही आता है, लेकिन कांग को उस शमन की बातें परेशान कर रही थी। वो समझ रही थी कि यहाँ उसके पास अब कम टाइम है, किसी भी पल उसे वापस भेज दिया जाएगा। तभी सेग्यो कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में तुम्हारे उठने का वेट कर रहा था, सोच रहा था कि कहीं होश आने के बाद तुमने मुझे दूर कर दिया तो क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा? मैं ही हमेशा तुम्हारे लिए मुसीबत लाता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। तुमसे मिलने के बाद मैं थोड़ा बेवकूफ सा हो गया हूँ। जिन चीज़ों के लिए मैं भागता था अब वो सब बेकार लगते हैं, शायद अब मैं बदल गया है। तब कांग उसे किस कर देती है। उसे फ्यूचर को लेकर डर तो लग रहा था कि पता नहीं उसका क्या होगा, वो सेग्यो से मिल भी पाएगी कि नहीं। तो कहती है कि फ्यूचर में हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगे, और मैं कहीं भी जाऊँ तुम मेरे दिल में ही रहोगे। ये सुन के तो उसे किस कर देता है। अगले दिन सेट पर देखते हैं जिहाई के गले में दिक्कत हो रही थी, तो सियोरी की पुरानी दोस्त यूना उसे पानी की बोतल देती है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। कहती है कि हमने बचपन में साथ में काम किया था ना। पर जिहाई को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत पुरानी बात थी, इसलिए उसे याद भी नहीं थी। वहीं दूसरे एक्ट्रेस जिहाई के बारे में बातें कर रहे थे। एक का कहना था कि कहीं सियोरी की वजह से ही जिहाई ने शेड्यूल पोस्टपोन तो नहीं किया, पर दूसरे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो जिहाई तो सियोरी से नफरत करती है, लेकिन नाम उनकी बातें सुन लेता है और जिहाई का साइड लेते हुए कहता है कि वो कोई दुश्मन नहीं है, बस फ्रेंडली कंपटीशन करते रहते हैं। वहाँ कांग को फिर सियोरी की माँ की आवाज़ सुनाई देती है। वो नींद से उठ जाती है। फिर वो दादाजी से मिलने जाती है। वो समझ गई थी कि दादाजी उसे सेग्यो से दूर क्यों रखना चाहते थे, ताकि वो अपनी एक फैमिली बनाए और अकेला ना पड़े। ये सब करके ही उन्होंने अब तक सेग्यो को सेफ रखा, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से वो फिर अकेला हो जाए। तो उनसे प्रॉमिस करती है कि आप चिंता मत करो, मैं आपकी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। इस बीच जिहान ने उस ड्राइवर के बारे में पता किया था जिसने रेस्टोरेंट में गाड़ी घुसाई थी। तब सेग्यो को पता चलता है कि उस टाइम वो नशे में था। 2 हफ्ते पहले उसका सारा कर्ज चुका दिया गया था और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी काफी लंबा था। इससे उन्हें शक होता है कि कहीं इन सब के पीछे मुंडो तो नहीं है, कहीं उसने दादाजी को मारने के लिए पैसे न दिए हों। और अब तो उस नर्स से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, वो अपने घर पर थी ही नहीं। दूसरी तरफ एक औरत अपने डॉगी को घुमा रही थी कि तभी नदी किनारे उन्हें एक बॉडी दिखती है। वहाँ कांग भी सेट पर वापस आती है, पर सेग्यो को उसकी चिंता हो रही थी कि अभी तो तुम हॉस्पिटल से आई और काम में चली गई। वो भी कहती है कि अगर मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा तो वो कहता है कि ऐसे कैसे तुम्हें जॉब से कोई निकाल सकता है, पता है मैंने वहाँ कितने पैसे लगाए हैं। इतने में यूना आती है, कह लेती है कि बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, और फिर उसे पानी की बोतल देती है। तब कांग उसे कुछ पेस्ट्री दे देती है कि तभी असिस्टेंट डायरेक्टर उसे प्रॉप स्टोरेज में भेज देता है कि वार्डरोब टीम ने तुम्हें बुलाया है, शायद तुम्हारे लिए कोई नया कॉस्ट्यूम बनाना हो। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि चाइल्ड ग्रुप के 50वीं एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हो रहा था, जिसमें मुंडो सोंगजिन रिजॉर्ट के बारे में सबको बताता है कि ताही अब उनकी पार्टनर होगी। तो ताही वहाँ किसी को बुलाती है जो कि उस टीम को लीड करेगा जो रिजॉर्ट के डेवलपमेंट का काम देखेगी, और वो कोई और नहीं सेग्यो ही निकलता है। उसे देखकर तो मुंडो चौंक जाता है, मतलब ताही ने उसे ही चकमा दे दिया और सेग्यो को ले आई। मतलब मुंडो ने एक जगह से सेग्यो को फंसाया तो वो दूसरी जगह से इसके सामने आ गया। लेकिन बाद में मुंडो ताही से कहता है कि मुझे लगा था कि तुम एक स्मार्ट बिजनेस वुमन हो, पर तुम तो एक विमेन ही निकली, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। वो कहती है कि मैं ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं जहाँ लोग जोर जबरदस्ती अपनी ताकत के दम पर कुछ हासिल करने की सोचते हैं। कि तभी मुंडो का बेटा आ जाता है तो वो उसके साथ निकल जाता है। अब सेग्यो अपनी इस जीत पर थोड़ी सी खुशी या मनाए कि तभी डिटेक्टिव वहाँ आते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पता चलता है कि उस नर्स का मर्डर हो गया है और सेग्यो शक के घेरे में है, क्योंकि उसके घर पर सेग्यो से जुड़ी कुछ चीजें मिली थी। सेग्यो समझ आता है कि मुंडो चारों तरफ से उस पर हमला कर रहा है, इसका मतलब है कि अगला नंबर कांग का होगा। इसलिए डिटेक्टिव से कहता है कि इस बारे में हम बात में बात करते हैं, और कांग से मिलने के लिए निकल जाता है। उसे फोन करता है तो वो अभी सेट पर ही थी, तो उसे अपनी कार में जाने को बोलता है क्योंकि वहां रहेगी तो सेफ रहेगी और यहाँ पर उसके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन अचानक से उसका फोन भी बंद हो जाता है। कांग भी यूना का दिया पानी पीने के बाद अचानक से बेहोश हो आती है, जबकि नाम बाहर उसका वेट कर रहा था। उसे फोन करता है तो फोन भी बंद आ रहा था। कि तभी यूना बाहर आती है तो नाम उससे सियोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो झूठ बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गई थी, जबकि उसने खुद उसे अंदर जाते हुए देखा था। ये सुनकर तो नाम भी चला जाता है और यूना भी पहले वो बॉटल से पानी फेंकती है और वो पेस्ट्रीज फेंक देती है जो कि कांग ने उसे दी थी। दूसरी तरफ मिस हॉन्ग को अपने सामान में सियोरी की एक पुरानी फोटो मिलती है, तो वो उसके पेरेंट्स को ब्लेम करती है कि वो कितने इररिस्पॉन्सिबल थे। वो सियोरी के पैसों का एक बड़ा हिस्सा एडवांस में लेते थे, लेकिन बाद में दिवालिया भी हो गए। वहाँ कांग की नींद खुलती है तो देखती है कि वो वार्डरोब स्टोरेज में बंद हो गई थी। उसके सर में अचानक से दर्द होने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके साथ पहले भी ऐसा हुआ हो कि वो कहीं फंस गई हो। तभी उसे सियोरी की माँ की आवाज़ फिर सुनाई देती है और वो फिर बेहोश हो आती है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोरी की माँ सियोरी को नींद की गोली देती है, कहती है कि जब तक वो उठेगी वो घर पहुंच चुके होंगे। लेकिन फिर जब सियोरी की नींद खुलती है तो उनकी कार नदी में थी और उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी थी। मतलब कि वो कोई कार एक्सीडेंट नहीं था, ये एक फैमिली सुसाइड था। और मिस हॉन्ग को इस बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे सबसे छुपा कर रखा। और अभी सेग्यो कांग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे उठाता है, लेकिन वो डरी हुई थी। तो सेग्यो से गले लगा लेता है, दिलासा देता है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, सब कुछ ठीक है। फिर एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि कांग ताही से भी मिली थी,
और उसे उसने सेयो का ध्यान रखने के लिए कहा था क्योंकि वो जल्दी जाने वाली है और उसने अपनी इस किस्मत को अब एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन वो सेयो के साथ रहना चाहती थी। उसे लगा था कि उसके लिए यहाँ से जाना आसान होगा, पर सेयो की ऐसी हरकतों की वजह से उसके लिए इतनी चिंता देखकर, उसका प्यार देखकर उसका मन उसके साथ रहने का कर रहा था। इसलिए वो जोर जोर से रोने लग जाती है कि अब मैं क्या करूँ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।